आईपी ही बस उसका मैंने एक नेम दे दिया जब आप वीपीएन बना रहे थे, तो वो नेम पे एक आईपी असाइन होगी पब्लिक ऑटोमेटिकली, और वो खुद ही उससे बाहर निकल जाएगा ट्रैफिक। मुझे अलग से कोई उसको कोई रूट देने की जरूरत नहीं है कि कैसे बाहर जाए। जो गेटवे है अपने आप में, ठीक है ना, हम्म। गेटवे इज अ टाइप ऑफ डिवाइस यू कैन कंसीडर। जो हम्म। वर्चुअल गेटवे है ना, ये अपने आप में एक डिवाइस है जो एजूर ने बैकएंड में एस्टैब्लिश कर रखा है। हम उसकी ओके। प्रीरिक्विजिट को फुलफिल करते हैं विद द हेल्प ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेस। उसमें हम पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन करते हैं, उसमें हम एक डेडिकेटेड वीनेट असाइन करते हैं, एक डेडिकेटेड सबनेट असाइन करते हैं, और एडिशनल आईपी एड्रेस असाइन करते हैं प्राइवेट की, जिससे हमारा जो वीपीएन का एडेप्टर है ना, उस वीपीएन के एडेप्टर को एक डेडिकेटेड प्राइवेट आईपी एड्रेस मिल सके। मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, लाइक गाइड करता हूँ कि हाउ वीपीएन कैन परफॉर्म द टास्क ओवर एजयूर पोर्टल। हमें लगता है कि ये सारी चीजें ऑटोमेटिक होती जा रही, हमने इसमें अपना खुद का कोई टास्क इन्वॉल्व नहीं किया। जस्ट लाइक एज ऑन प्रेमाइसिस के फायरवॉल पे वीपीएन कॉन्फ़िगर करते टाइम पे बहुत सारी प्रीरिक्विजिट को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, बहुत सारी सेटिंग्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है कि आपको आईपी सिंक देखना पड़ेगा, एडी को सिंक करना पड़ेगा, उसके यूजर को सिंक करना पड़ेगा, जरूरत पड़ी तो सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, ये सारी हाँ प्रीरिक्विजिट जी। फिलअप करते हैं। देन फील आता है कि हम वीपीएन पे खुद कुछ वर्क कर रहे हैं। इज दैट करेक्ट? ऑन यस। प्रोमाइसेस फायरवॉल की बात करें तो उसमें लगता है कि हर एक पोर्ट को देख रहे हैं, हर एक सेटिंग्स को देख रहे हैं, देन हमारा वीपीएन सक्सेसफुली काम कर रहा है। एज्योर के केस में जो सेटअप करते हैं थोड़ा सा आसान है इन कंपेयर ऑफ ऑन प्रोमाइसेस फायरवॉल पे। हमने क्या किया, पहले स्टेप में एक वीनेट इस्टेब्लिश किया। वीनेट अपने आप में एक रिजर्व आईपी एड्रेस असाइन करने का ऑप्शन है, जो आपके टेनेंट के लिए एक रिजर्व आईपी एड्रेस, प्राइवेट आईपी एड्रेस रिजर्व कर देता है कि ये आईपी एड्रेस, ये सबनेट इस पर्टिकुलर टेनेंट के लिए असाइन किया गया है। इस टेनेंट पे रन करने वाले हर एक सर्विसेज को हम इस पर्टिकुलर सबनेट में से आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं, चाहे वो वर्चुअल मशीन हो, डेटाबेस हो, आपका स्टोरेज हो, या अदर कोई सर्विसेज, या होस्टिंग हो, वेबसाइट होस्टिंग। सारी इंफॉर्मेशन को वो अपने अकॉर्डिंग प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइन कर देता है, एंड पॉइंट असाइन कर देता है, ताकि आप कम्युनिकेट कर सको। वीपीएन के साथ हम दो सबनेट ऐड करते हैं, डेडिकेटेड सबनेट ऐड करते हैं। एक सबनेट हमने डिवाइड कर दिया जिसमें हम केवल वीएम्स को रखेंगे, और दूसरा सबनेट हमने दे दिया इंडिविजुअल गेटवे के लिए। तो गेटवे अपने आप में एक आप कंसीडर करो कि ये मेरी मेन डिवाइस है। जैसे लोकल में ऑन प्रोमाइसेस के केस में वीपीएन को सेटअप करने के लिए फायरवॉल के पेज को ओपन करते हो, ऐसे एज्योर के पोर्टल पे वीपीएन को स्टैब्लिश करने के लिए, एक्सप्रेस रूट को स्टैब्लिश करने के लिए आप गेटवे का इस्तेमाल करोगे। ये भी एक तरीके का डिवाइस है। नेक्स्ट, अब इस गेटवे के अंदर कई सारे कंपोनेंट्स को इन्वॉल्व करने की जरूरत पड़ती है, जैसे कि आपको एक पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। पब्लिक आईपी एड्रेस में दो हम रखते हैं, एक आपका मेन रहता है और दूसरा ऑल्टरनेट रहता है, कि इन केस कोई प्रॉब्लम होती है पहले वाली पब्लिक आईपी एड्रेस में, तो दूसरी पब्लिक आईपी एड्रेस सारी चीजों को टेक केयर कर दें। दो, एक आईएसपी उस क्लाउड पे हो गया पब्लिक आईपी एड्रेस के लिए, ऑन प्रोमाइसेस पे भी हम कुछ स्टैब्लिश करते हैं। ऑन प्रोमाइसेस पे अगर आप साइट टू साइट यूज कर रहे हो तो फायरवॉल के अंदर सेटअप करना पड़ेगा, और फायरवॉल हमारा ऑलरेडी एक डेडिकेटेड इंटरनेट प्रोवाइडर से कनेक्टेड है। अगर हम साइट टू पॉइंट की बात करते हैं तो साइट टू पॉइंट के केस में हमने तीन मेथड देखे, कि आप एज्योर एडी के यूजर के साथ जा सकते हो, आप अपने सर्टिफिकेट के साथ जा सकते हो, एज्योर सर्टिफिकेट, जिसमें आपको मशीन के करंट यूजर का सेल्फ साइन सर्टिफिकेट लगेगा। इन दोनों मेथड का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम मशीन को आइडेंटिफाई कर सके और अपने मशीन को अप्रूव कर सके कि यू आर ऑथराइज टू कनेक्ट द इंटरनेट। अब ये इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, आईएसपी से कनेक्टेड है। गेटवे जब आप बनाते हो तो गेटवे में जब आप कॉन्फ़िगर करते हो पेज को, जब आप पेज को कॉन्फ़िगर करते हो तो उस केस में ये आपसे क्वेश्चन पुट अप कर, एक ऑप्शन देता है कि दैट यू नीड टू क्रिएट काइंड ऑफ आईपी एड्रेस, यू हैव टू प्रोवाइड द आईपी एड्रेस। और वो आईपी एड्रेस हमारे बाकी के आईपी एड्रेस से टोटली अलग रहता है। वो आईपी एड्रेस हमारे बाकी के आईपी एड्रेस से डिफरेंट रहता है, और वो आईपी एड्रेस हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ आवर वीपीएन। वो आईपी एड्रेस एप्लीकेबल होता है वीपीएन को सेटअप करने के लिए, उस वर्चुअल प्राइवेट निक कार्ड को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने के लिए,
रिस्पॉन्सिबल है। मैं 1 मिनट में RDP एक्सेस करता हूँ अपने सिस्टम का, क्योंकि रिसेंटली लास्ट टाइम मैंने इसको सेटअप किया था अपने दूसरे वाले अकाउंट से। ये देखिए, VPN VNet नाम से हमने तैयार किया था। अब वो रिसोर्स ग्रुप मैंने डिलीट कर दिया, VNet डिलीट कर दिया और गेटवे डिलीट कर दिया, दैट्स वाई ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। जब आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करोगे ना, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद जब आप इंस्टॉल करोगे तो ये ऑटोमेटिक आपके सिस्टम में आ जाएगा। विंडोज हो, लिनक्स हो, मैक हो, हर एक मशीन के अकॉर्डिंग आपको एडेप्टर मिल जाएगा। और इस एडेप्टर में वही आईपी मिलेगी जो आईपी एड्रेस आपके सिस्टम पे है, जो आईपी एड्रेस आपके गेटवे पे एप्लीकेबल है। गेटवे जितने भी ट्रैफिक की एक्टिविटी है वो सारी ट्रैफिक की एक्टिविटी गेटवे खुद से मैनेज करता है। इसमें आपको डिफॉल्ट आईपी एड्रेस, प्राइवेट आईपी एड्रेस क्लाउड के गेटवे पे जो आपने असाइन किया वो यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, जी ओके। चलो मैं थोड़ा सा लाइक एक्चुअली आई हैव अ कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ आवर VPN सेटअप। उसमें हमने दोनों पार्ट कंप्लीट किए थे, लाइक विद द हेल्प ऑफ एज्यूर एक्टिव डायरेक्टरी और सेल्फ साइन सर्टिफिकेट के थ्रू हमने VPN इस्टेब्लिश किया था, दैट आई कैन शेयर विद यू। बट अनफॉर्चुनेटली दूसरा अकाउंट भी मेरा डिसेबल चल रहा है। दिस इज माय MSDN अकाउंट और ये रीएक्टिवेट होगा 10th ऑफ एवरी मंथ। तो ये रीएक्टिवेट होगा तो इस अकाउंट से हम परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने अकाउंट अभी नहीं क्रिएट किया है क्योंकि उसमें क्रेडिट कार्ड हमारे जितने भी हैं ऑलरेडी यूटिलाइज कर चुके हैं, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू साइन अप अगेन। और इस फ्री ट्रायल के केस में हमारे पास लिमिट कम है, तो व्हाट आई डिसाइडेड कि अपना ये यूटिलाइज करते हैं। आज से हम कंप्यूट सर्विसेज स्टार्ट कर रहे हैं। कंप्यूट हमारा जो है सेकेंड लास्ट मॉड्यूल है। कंप्यूट में भी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो हम कवर करेंगे। और आफ्टर एंड ऑफ सेशन आई विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग ऑफ आवर VPN। नेक्स्ट वीक हमारा अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, दैट आई कैन शो यू। वैसे आपको रिकॉर्डिंग से समझ में आ जाएगा कि VPN कैसे काम करता है, साइड टू पॉइंट वाला एक एक स्टेप उसमें डिस्क्राइब किए गए हैं। बट नेक्स्ट वीक विल टॉक अबाउट द VPN स्टैब्लिश। अभी के लिए हम कंप्यूट वाले पार्ट पे मूव करते हैं। आप अपनी तरफ से भी ट्राई करना इम्प्लीमेंट करने के लिए एंड कलेक्ट द क्वेश्चन कि और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं VPN के केस में, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस टुगेदर। इज दैट ओके प्लीज? हेलो। ठीक है मुझे। चलो अभी हम आते हैं अगले मॉड्यूल पे। नेटवर्किंग के बाद हमारा जो अगला मॉड्यूल है विच इज रिलेटेड टू कंप्यूट। ठीक है, एजू पोर्टल के ऊपर या अमेजन पोर्टल के ऊपर वर्चुअल मशीन बना लेना ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वी आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द VM। कई सारी प्रॉब्लम आती है, कई सारे ऑप्शंस रहते हैं वर्चुअल मशीन के केस में, कंप्यूटर के केस में, दैट वी नीड टू नो कि उनको कैसे हैंडल किया जाता है। इस मॉड्यूल में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी रिलेटेड टू द वर्चुअल मशीन मैनेजमेंट, प्लस इसमें एप्लीकेशन मैनेजमेंट आएगा और साथ ही साथ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ट्रबल शूटिंग ऑफ अवर वर्चुअल मशीन। So let's start from the very basic. As per the name suggest, यहाँ पे अगर हम बात करें कंप्यूट रिसोर्सेज की, तो जो मोस्ट कॉमन सर्विसेज हैं वो वर्चुअल मशीन से रिलेटेड है। डिफरेंट डिफरेंट VM, डिफरेंट डिफरेंट इमेज की वर्चुअल मशीन को कैसे क्रिएट किया जाता है, वर्चुअल मशीन की इमेज को कैसे कन्वर्ट करते हैं, साथ ही साथ हाउ टू होस्ट आवर ऑन .NET PHP जावा बेस्ड वेबसाइट, हाउ टू सेट अप आवर वर्डप्रेस सर्वर विद द हेल्प ऑफ एज्योर कंप्यूटर सर्विसेज, ये सारा पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। बट अभी पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। एज पर द माइक्रोसॉफ्ट, एज पर द AG104 कंटेंट, candidate must need to know about the way, the method that we have to establish our virtual machine. So पहला जो मॉड्यूल है इसमें वो है VM मैनेजमेंट। Under the VM management, we are responsible to perform lots of tasks. जैसे VM मैनेजमेंट के अंदर कई सारी चीजें आती हैं। टाइप्स ऑफ वर्चुअल मशीन, टाइप्स ऑफ VM, टाइप्स ऑफ वर्चुअल मशीन के बारे में से स्टार्ट करेंगे हम। देन विल टॉक अबाउट कॉन्फ़िगर VM, वर्चुअल मशीन को कॉन्फ़िगर करना, एक्सेस वर्चुअल मशीन, थोड़ा बहुत पार्ट हमने डिस्कस किया था, वर्चुअल मशीन को एक्सेस करना, मॉडिफाई वर्चुअल मशीन को कैसे मॉडिफाई करते हैं,
that we are going to discuss. स्नैपशॉट, डेटा का स्नैपशॉट अलग जाता है, VM का स्नैपशॉट अलग जाता है, क्रिएट टेम्पलेट ऑफ VM प्लस migrate VM to another Azure portal. अगर आपके पास एक पोर्टल है, एक टेनेंट है, दूसरे टेनेंट पे आप माइग्रेट करना चाहते हैं, तो हाउ वी कैन डू दैट. सो ये सारी सर्विसेज हमारी वर्चुअल मशीन से रिलेटेड होती है. पोर्टल पे अभी हम जब ओपन करेंगे तो और भी बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, बट एक एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए इतना तो आइडिया होना चाहिए कि क्लाइंट अगर रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरा एक पुराना टेनेंट है, उस पर 10 वर्चुअल मशीन रन कर रही है, कैन यू प्लीज माइग्रेट ऑल द वर्चुअल मशीन्स टू द न्यू टेनेंट. क्या प्रीरिक्विजिट है, क्या ऑप्शंस रहेगा, व्हाट आर द पॉइंट्स दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड, यू हैव टू नो अबाउट इट. ठीक है. ऑल गुड. सो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे टाइप्स ऑफ वर्चुअल मशीन से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीएम बनाना सभी को आता है एनीवे, चाहे वो एज्योर एडमिन सर्टिफाइड हो या ट्रेनिंग ली हो या ना ली हो, वीएम बनाना सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. सो बट अब जब आप एज ए कंसल्टेंट काम करोगे, एज ए क्लाउड कंसल्टेंट, एज ए एज्योर कंसल्टेंट काम करोगे, सो इट्स नॉट मैंडेटरी कि यू आर गोइंग टू एस्टैब्लिश अ वर्चुअल मशीन सेपरेटली, जैसे कि नॉर्मल मेथड होता है. वीएम को एस्टैब्लिश करने के लिए, वर्चुअल मशीन को सेटअप करने के लिए, वी हैव अ मल्टीपल मेथड. वर्चुअल मशीन को एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं. यू हैव टू नो अबाउट. एक होता है अपने पास ऑन डिमांड वीएम. ठीक है, ये अपने पास ऑन डिमांड वर्चुअल मशीन है. दूसरा, वी आर एबल टू फाइंड द ऑप्शन रिलेटेड टू द रिजर्वेशन. ठीक है, यहाँ पे रिजर्वेशन का ऑप्शन आता है, आप रिजर्व कर सकते हैं. नॉट ओनली फॉर वर्चुअल मशीन, रिजर्वेशन 42 सर्विसेज के लिए एप्लीकेबल है एज्योर पोर्टल पे दिखने वाले. एंड ये टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है. पहले स्टार्टिंग की थी इन्होंने 10 सर्विसेज, 10 सर्विसेज, देन 20, देन 30, देन 40, देन 42, और एक है अपने पास डेडिकेटेड वीएम. अपार्ट फ्रॉम डेडिकेटेड, हमने बीच में डिस्कशन किया था एक और वर्चुअल मशीन टाइप का, विच इज रियली हेल्पफुल फॉर एवरीवन जो अपना लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैब्लिश करना चाहते हैं, वीएमएसएस का. ठीक है, ये अपने पास 4 अलग मेथड है जिनके थ्रू हम वर्चुअल मशीन को एस्टैब्लिश करेंगे. अभी हम हार्डवेयर पे बात कर रहे हैं, अभी हम ओएस पे बात नहीं कर रहे हैं. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ओएस सेपरेटली. पहले हम अपनी वर्चुअल मशीन को समझते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है. माइक्रोसॉफ्ट रेकमेंड करता है ऑन डिमांड वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने का मतलब है, या तो आप टेस्टिंग इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो, या फिर आप बहुत ही छोटे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो. यू नीड टू सेट अप योर वर्चुअल मशीन फॉर टेस्टिंग पर्पज, या आप एक छोटा प्रोजेक्ट है जो 90 डेज के लिए है, या 30 डेज के लिए है, या 60 डेज के लिए है, लेस देन 6 मंथ. अगर आपका प्रोजेक्ट लेस देन 6 मंथ के लिए है तो आप ऑन डिमांड पे जाओगे. रीजन उसका ये है, ऑन डिमांड पे कभी भी हमें डिस्काउंट नहीं मिलता, और सबसे जो कॉस्टली है ना, वो ऑन डिमांड मशीन्स होती हैं. जो हम वीनेट के लिए, वीनेट पेयरिंग वगैरह के लिए वर्चुअल मशीन्स क्रिएट किए थे ना, वो सारी ऑन डिमांड्स थी. राइट. सो नेक्स्ट, रिजर्वेशन पे चलते हैं. रिजर्वेशन वाले पार्ट की बात करें तो लेट्स टॉक अबाउट द अनदर ऑप्शन. रिजर्वेशन के केस में, एज पर द नेम सजेस्ट, द यूज केसेस ऑफ रिजर्वेशन. रिजर्वेशन कैन परफॉर्म लॉट्स ऑफ टास्क. कई तरीके से टास्क को परफॉर्म करता है. इसमें बेनिफिट क्या है कि कई ऑप्शन मिलते हैं. सबसे पहले टर्म्स की बात कर लेते हैं, टेन्योर की बात कर लेते हैं. टर्म्स में आपको मिलते हैं 1 ईयर,
इसमें आपको मिलते हैं 3 इयर्स और इसमें मिलते हैं आपको 5 इयर्स। ठीक है, ये टेनेवर है और या टर्म्स बोल सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, पेमेंट मेथड की बात करें तो इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं पेमेंट मेथड में। यू कैन गो विद अपफ्रंट पेमेंट, यू कैन गो विद ईएमआई, मंथली बेसिस पे आप जा सकते हैं। अब बात करते हैं डिस्काउंट की। डिस्काउंट के केस में अगर आप अपफ्रंट पेमेंट करते हो और आपका जो टेनेंट है 1 साल पुराना है, यानी आपकी जो डिस्काउंट की कैटेगरी होगी, यू विल गेट अप टू 25% टू 65% तक का डिस्काउंट आपको वीएम पे मिल सकता है। अगर आप ईएमआई पे जाते हैं तो ये जो डिस्काउंट होगा वो आपका 15% से लेकर के 45% तक के बीच में डिस्काउंट जाएगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया रिजर्वेशन का। डेडिकेटेड में क्या होता है, हम होस्ट परचेज करते हैं बाय द होस्ट। वी आर नॉट गोइंग टू परचेज द वर्चुअल मशीन, हम पूरा का पूरा होस्ट खरीदते हैं, डेडिकेटेड होस्ट खरीदते हैं और इस होस्ट में आप डिसाइड करोगे कि आपको कितनी वीएम्स क्रिएट करनी है। जस्ट लाइक द ESXi आप अपने इन्वायरमेंट में स्टैब्लिश कर रहे हो और उसके बाद ESXi के कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन का एक्सेस मिलेगा। ऑल गुड एवरीवन प्लीज। तो इसमें इसका होस्ट यूज केस, सॉरी है अभिषेक जी। तो मैं कहता इसका यूज केस क्या होगा, जैसे होस्ट एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट ने जब इंट्रोड्यूस किया कि आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू सर्विसेज वीएम डेटाबेस, ये तो जो हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट जैसे कि बैंक्स वगैरह है ना, दे आर नॉट रेडी टू पुट देयर डेटा ऑन पोर्टल किसी भी क्लाउड पे। ठीक है, क्योंकि आपका जो सेटअप है ना वो शेयर्ड सेटअप है एंड आई रियली डोंट वांट टू टेक रिस्क, ये सभी का कहना था स्टार्टिंग में। बट अब कॉस्ट मैनेज करने के लिए दे आर प्लानिंग टू मूव देयर रिसोर्सेज ओवर अ पोर्टल। अब एज्योर ने क्या, जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर हैं सबने इंट्रोड्यूस किया डेडिकेटेड, कि अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट एबल टू, यू आर नॉट रेडी टू पुट योर डेटा ओवर अ क्लाउड, आप हमारे पोर्टल पे प्लेटफॉर्म पे नहीं रखना चाहते हो, तो आप डेडिकेटेड ले लो। जब आप डेडिकेटेड पे जाओगे तो आप ऑनर रहोगे पूरे इन्वायरमेंट के, आप हार्डवेयर के ऑनर रहोगे, आप सॉफ्टवेयर के ऑनर रहोगे, आप जितने भी रिसोर्सेज रन कर रहे हैं उन सब के ऑनर आप रहोगे। उसमें एज्योर का या किसी और पर्टिकुलर टेनेंट का कोई उसमें कनेक्शन नहीं रहेगा। तो डेडिकेटेड उनके लिए जो लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर हैंडल कर रहे हैं, जो अपने अकॉर्डिंग वर्चुअल मशीन हैंडल करना चाहते हैं, जो अपने अकॉर्डिंग चीजों को मैनेज करना चाहते हैं, उनके लिए होस्ट डेडिकेटेड है। इसकी जो कॉस्ट है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इन द सेंस कि अगर आप होस्ट की कॉस्ट देखेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन इसका जो स्टार्ट होता है वो अप्रोक्सीमेटली 42 कोर प्रोसेसर और अप टू 512 GB ऑफ रैम या 2 TB ऑफ रैम या 4 TB ऑफ रैम पे जाता है, क्योंकि आप होस्ट खरीद रहे हैं वर्चुअल मशीन नहीं, और उस होस्ट में आप अपनी VMs को स्टैब्लिश करते हो। नेक्स्ट, VMSS विच इज वर्चुअल मशीन स्केल सेट। ये होता है एक आपका क्लस्टर और इस क्लस्टर पे आप 1000 VM एक सिंगल क्लिक पे क्रिएट कर सकते हैं। 1000 वर्चुअल मशीन आप एक सिंगल क्लिक पे क्रिएट कर सकते हैं। बेनिफिट क्या है, इसके साथ आपको लोड बैलेंसर मिल जाता है, आपको सेपरेट लोड बैलेंसर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करते समय ही लोड बैलेंसर एक्टिवेट कर सकते हैं। आपको इसमें ऑटो स्केलिंग मिल जाता है, हॉरिजॉन्टल ऑटो स्केलिंग फीचर इसके अंदर बिल्ट इन रहता है, आप अपने अकॉर्डिंग वर्चुअल मशीन्स को मैनेज कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ यूजर्स की बात करें तो जो वेब सर्विसेज स्टैब्लिश करना चाहते हैं, जो एप्लीकेशन सर्विसेज स्टैब्लिश करना चाहते हैं, जिन्हें बहुत लार्ज अमाउंट में डेटा सेंटर चलाना है, डेटाबेस बनाना है, सिक्वल वगैरह हो गया, ओरेकल हो गया, ऐसे कंप्यूटर को दे आर गोइंग टू एस्टैब्लिश विद द हेल्प ऑफ PMSS। ये तो हार्डवेयर की बात हुई, अभी वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट द हार्डवेयर। वी आर स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट कि जो एज्योर है वो हमें किस तरीके से हार्डवेयर असाइन करता है और हम उस हार्डवेयर को किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। अब कोई क्लाइंट आपसे बोलता है कि मेरे को सेटअप लगाना है वर्चुअल मशीन का और आई वांट टू सेटअप फॉर लॉन्ग टर्म, 2 दिन 4 दिन, महीने 2 महीने 5 दिन के लिए, 5 महीने के लिए नहीं है, आई वांटेड टू एस्टैब्लिश फॉर लॉन्ग टर्म।
2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए, आप हमेशा से उसको रेकमेंड करोगे, प्लीज यू हैव टू प्रोसीड विद रिजर्वेशन। इसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा, आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा माइक्रोसॉफ्ट से, और कॉम्प्लीमेंट में बहुत सारी सर्विसेज आपको मिलेगी। All good about the hardware method that we have to create our virtual machine. I'm talking about this is hardware method. अभी इसमें बहुत सारी चीजें ऐड करनी है वर्चुअल मशीन्स में। जैसे अब थोड़ा सा सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स की बात कर लेते हैं कि सॉफ्टवेयर में क्या क्या मिलता है। वीएम सिर्फ ओएस के लिए नहीं बनाते हम कि हाँ विंडोज सर्वर 2019 मिल गया, 2016 मिल गया, 2025 मिल गया, या विंडोज 11 मिल गया, विंडोज 10 मिल गया। No, we can set up our virtual machine for multiple built-in operating system plus application. सॉफ्टवेयर में ये आपको ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑप्शन देता है। पहला, आप इसमें सारे ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। यू विल गेट द ऑप्शन टू क्रिएट विंडोज क्लाइंट वाला मशीन। यू कैन सेट अप योर वर्चुअल मशीन फॉर विंडोज सर्वर में कोई सा भी हो जाएगा। रेड हैट के मल्टीपल प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो उबंटू हो, फेडोरा हो, काली हो, बैकट्रैक हो, ये सारे वर्चुअल मशीन्स के अंदर आपको मिलते हैं। आपको मैक का ऑप्शन मिलता है। दिस इज द ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप। सेटिंग्स की बात करें, इमेज टाइप की बात करें, इमेज टाइप की बात करें तो इमेज दो तरीके से मिलती है आपको। एक इमेज मिलती है आपको सिंगल यूजर ओएस, दूसरा मिलता है आपको मल्टी सेशन ओएस, मल्टी सेशन ओएस प्लस। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो गई। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सर्वर प्लस सिक्वल। आपको अलग से नहीं कॉन्फ़िगर करना है, सर्वर प्लस सिक्वल, सर्वर प्लस अपाचे या आपको वेब सर्विसेज। आपको इसमें वर्डप्रेस का मशीन मिल जाता है, वर्डप्रेस सर्वर मिल जाता है, अलग से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, ये हो गई इमेज की बात। सिंगल ओएस, सिंगल यूजर ओएस आपको क्लियर है, मल्टी सेशन यूएस ओएस क्लियर है। ये बेसिकली एवीडी वाले मशीन में हम इस्तेमाल करते हैं। जब आप एजूर वर्चुअल डेस्कटॉप इस्टेब्लिश करेंगे तब वहां पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, अब बात करते हैं लाइसेंस टाइप की। लाइसेंस टाइप में जब भी आप ओएस परचेज करते हो तो मैंडेटरी है, आपको लाइसेंस देना पड़ेगा उसमें। एक होता है ओएस विद लाइसेंस और दूसरा होता है आपके पास BYOL। ये ओएस के लिए भी एप्लीकेबल है और ये सॉफ्टवेयर के लिए भी एप्लीकेबल है। ब्रिंग योर ऑन लाइसेंस, जब आप BYOL करते हो तो माइक्रोसॉफ्ट आपको इमीडिएटली 49% का डिस्काउंट दे देता है, जो भी आपकी फाइनल कॉस्ट पड़ रही है। अगर मेरी कोई वर्चुअल मशीन 5000 पर मंथ की पड़ रही है, 4 GB रैम, 2 कोर का प्रोसेसर, विंडोज सर्वर 2019, बट उसमें हमने पहले से लाइसेंस जो हमने खरीद रखा है ऑन प्रोमाइसेस पे, कंपनी डिसाइडेड आई डोंट वांट टू गो विद द ऑन प्रोमाइसेस मशीन, लाइसेंस हम यूटिलाइज करेंगे, जो भी वैलिडिटी उसकी बची है उस लाइसेंस को उठाकर हमें एज्योर पोर्टल को दे देंगे, अपनी वर्चुअल मशीन को दे देंगे, जो वर्चुअल मशीन हम एज्योर पोर्टल से बना रहे हैं। देन आपका जो कॉस्ट है वो इमीडिएटली डाउन हो जाएगी। ये सिंपल सा बीएम की बात कर रहे हैं। ऑन डिमांड, रिजर्वेशन, डेडिकेटेड, VMSS, एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर में बहुत सारे आपको इमेजेस देखने को मिल जाएंगी। इमेज टाइप में आपको सिंगल ओएस, सिंगल यूजर ओएस मिल जाएगा, मल्टी सेशन ओएस मिल जाएगा, लाइसेंस में आपको बिल्ट इन लाइसेंस मिल जाएगा और BYOL का भी फीचर रहेगा। BYOL के केस में आप अपना खुद का लाइसेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो प्लीज लेट मी नो, क्योंकि इसके बाद हम VM क्रिएट करके उसको मैनेज करने वाले हैं। तो ये डेडिकेटेड वीएम में बैकएंड पे यूज क्या कर रहा है? हाइपर वी ESXi तो नहीं ये करता चीज वो? नहीं, ये डिस्क्लोज नहीं करते हैं ये लोग। अच्छा।
तो हम लोग क्रिएट कैसे करेंगे? मतलब वो हमें होस्ट दे देंगे तो फिर हम लोग वो कैसे होता है? एक्टिविटी कैसे करता है कोई? हमने होस्ट खरीदा, होस्ट का हमें नाम मिल जाएगा। और उसके बाद फिर ऑप्शंस वैसे ही होंगे कि फिर क्रिएट। हाँ, अब होस्ट को जब ओपन करोगे तो उसमें रहेगा VMs। यू हैव टू क्रिएट VM। गेटवे हमने क्या किया, हमें डिवाइस नहीं दिखी, हमने तो सिर्फ वर्चुअल गेटवे डाला और उसमें क्रिएट कर दिया बेसिक सी इंफॉर्मेशन दे करके। एंड वी डोंट नो अबाउट, क्योंकि गेटवे हमारा एक पर्टिकुलर डिवाइस जो है बैकएंड में फायरवॉल के साथ एसोसिएट करके रखा है, हमें तो ग्राफिक मिलेगा। इसी तरीके से होस्ट जो आप परचेज करोगे ना, वो होस्ट आपको सिर्फ नेम दिखेगा कि हाँ ये होस्ट है, उसका लुक थोड़ा सा अलग रहेगा। होस्ट का आपका लुक थोड़ा सा अलग रहेगा। जस्ट लाइक ESXi, आप देखो ये ESXi की तरीके से दिखेगा। दिस इज द लुक। और फिर इसके अंदर आप इमेज बनाओ, वर्चुअल मशीन बनाओ, जो भी कुछ बनाना है आपकी मर्जी, आपके अकॉर्डिंग बनेगा ये। और डेडिकेटेड वाले नहीं, डेडिकेटेड रिजर्वेशन, ये सॉरी रिजर्वेशन वाले में मिनिमम इतना वीएम होना जरूरी है, ऐसा कुछ भी है क्या? नहीं, रिजर्वेशन का मतलब है मिनिमम 1 ईयर। चाहे एक भी वीएम हो वो मतलब हाँ, एज्योर वो पे ऐसा आपकी, कोई मिनिमम वो है? इट्स अप टू यू। ठीक आप डिसाइड करो, है ना। ठीक है। चलो, और कोई क्वेश्चन इसमें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जानना आपके लिए जरूरी है। कल की डेट में अगर आप एज ए प्री सेल्स क्लाउड इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो ना, तो ये जो होती है ये पिचिंग होती है, ये आप पिच करते हो अपने क्लाइंट को। जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको VM की रहेगी, उतना अच्छे से आप डिस्क्राइब कर सकते हो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझ करके। उसको जब आप बताओगे कि आप इस वे से नहीं इस वे से जाओगे, तो विच इज रियली हेल्पफुल फॉर क्लाइंट, और हमारे लिए भी वो ज्यादा हेल्पफुल होगा कि आगे आने वाले टाइम पे हमें कॉस्ट जस्टिफाई नहीं करनी पड़ेगी, हम पहले से क्लियर करके चलेंगे सारी चीजें। ऑल ओके प्लीज। यस सर, कैन बी। VMSS हम सिर्फ मल्टीपल वीएम क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं क्या? नहीं, आप देखो ना, इसमें मल्टीपल VM के साथ साथ ये आपको बिल्ट इन लोड बैलेंसर ऑप्शन देता है। आप VM बनाते समय इंक्लूडिंग। लोड बैलेंसर डिजाइन कर दो, आप VM क्रिएट करते समय ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगर कर दो, अप टू यू। ओके सबसे बेनिफिट ये है, ये क्लस्टर देता है। ओके। ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ क्लस्टर। मैंने यहाँ पे VMSS का पार्ट वैसे तो डिस्कस करेंगे, बट लेट मी गिव यू सम इनसाइड। ये क्लस्टर है, 4 वर्चुअल मशीन आपने बनाई, क्लस्टर बनाते समय आपने VM का कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड किया था। हाउ मच? सारी वर्चुअल मशीन 2 कोर का प्रोसेसर यूज करेंगे, सारी वर्चुअल मशीन पे 8 गिग का रैम रहेगा, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन आपने डिसाइड किया। OS आपका सर्वर रहेगा, मे बी दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन 2016, ये आपने लगा दिया। अब ये सब रन कर रही है क्लस्टर पे। अब अगर आपको चेंजेस करना है हार्डवेयर का वर्चुअल मशीन्स के लिए या वर्चुअल मशीन के लिए, दोनों ऑप्शन मिलेंगे। अगर हमें सारे कंप्यूटर का रैम चेंज करना है, जितनी भी मशीन है उनको रैम चेंज करना है, 8 की जगह पे 12 गिग रैम चाहिए, तो आपको VM में जा करके चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप क्लस्टर पे चेंज कर दो। चेंज रैम फ्रॉम क्लस्टर। जब आप क्लस्टर को बताओगे कि मुझे 8 GB रैम की जगह 12 GB रैम की जरूरत है, तो ये क्या करेगा, फटाफट से सारी मशीनों की रैम चेंज कर देगा। जितनी भी VMs हैं सबकी रैम इमीडिएटली चेंज हो जाएगी। हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, कुछ भी चेंजेस करना है, इंडिविजुअल चेंज करना है तो वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टीज ओपन होगी। क्लस्टर पे चेंज करोगे तो उसका इंपैक्ट सारी वर्चुअल मशीन्स पे पड़ेगा। दैट्स व्हाई VMSS कंपनी में यूज किया जाता है फॉर लार्ज प्रोजेक्ट, स्पेशली फॉर वेब सर्विसेज, डेटाबेस सर्विसेज, एप्लीकेशन सर्वर्स के लिए। ऑल गुड। 1000 वर्चुअल मशीन आप एक सिंगल क्लिक पे बना सकते हो। ऑल ओके एवरीवन। हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है वर्चुअल मशीन्स मैनेजमेंट, ठीक है। बैक आ जाते हैं यहाँ पे कंप्यूट वाले पार्ट में हम। सो वी जस्ट नीड टू ओपन द मेन पेज। मेन पेज पे जाने के बाद कंप्यूट पे क्लिक करो, कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। अवेलेबिलिटी सेट दिखेगा आपको, जो थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। टेम्पलेट मिलेगा इमेज का। एजू वर्चुअल डेस्कटॉप भी इसी का पार्ट है, AVD कंप्यूट का ही पार्ट है। यहाँ पे VMSS मिलेगा,
यहाँ पे होस्ट मिलेगा, रिजर्वेशन वर्चुअल मशीन को ओपन करने के बाद दिखाई पड़ेगा। इसी कंप्यूट में पैस सर्विसेज आती हैं जिसमें आप एप्लीकेशन होस्टिंग करते हैं। इसी में आपके कंटेनर्स आते हैं जो सर्वरलेस कंप्यूटिंग को फाइनल करते हैं। इसी में आपके हाई परफॉर्मेंस की कंप्यूटिंग आती है, जैसे बेयर मेटल का इंस्टेंस हो गया। ऑन प्रोमाइसिस से आप ऑन प्रोमाइसिस पे आपने ESXi लगा रखा है, सिट्रिक्स लगा रखा है, या वी सेंटर लगा रखा है, आप वहां से डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्टिविटी करा सकते हैं। तो कंप्यूट अपने आप में बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा टॉपिक है। दैट्स द रीजन इस कंप्यूट को 3 मॉड्यूल में कैटेगराइज किया गया है। AVD 140, एजूर आर्किटेक्ट 305 और एजूर एडमिनिस्ट्रेटर 104 जो हम कंटेंट पढ़ रहे हैं। इन सभी कंटेंट को कवर करने के लिए हमें 3 अलग अलग सर्टिफिकेशन के कंटेंट को देखना होता है। हम आ जाते हैं VM पे। हमने वर्चुअल मशीन पे क्लिक किया। इस वर्चुअल मशीन में आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। वी आर एबल टू फाइंड टू क्रिएट वर्चुअल मशीन, वी आर एबल टू स्विच द पूरा पोर्टल हम स्विच कर सकते हैं। हमें रिजर्वेशन का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। डेडिकेटेड वहां पे था, रिजर्वेशन यहाँ पे है, VMSS भी वहीं पे था। चारों ऑप्शन हमारे क्लियर हो गए। अगर हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं तो ये 4 ऑप्शन हमें हेल्प करेंगे टू क्रिएट अवर वर्चुअल मशीन। चलिए रिजर्वेशन देखते हैं। पहले रिजर्वेशन में 2 ऑप्शन है, परचेज है, व्यू है। सिर्फ देखना चाहते हो कौन कौन सी सर्विसेज रिजर्वेशन के केस में आएगी, व्यू पे क्लिक कर देंगे। हमें परचेज करना है तो हम डायरेक्टली क्लिक करेंगे, ये आपको वर्चुअल मशीन के पेज पे ले जाएगा जहां से आप रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, इतनी सारी सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज आपके रिजर्वेशन में आती हैं। सिर्फ VM नहीं, ब्लॉब स्टोरेज, सुजी लिनक्स, सिक्वल, यहाँ पे अपने पास डेडिकेटेड होस्ट, एप्लीकेशन सर्विसेज, फैब्रिक, माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक, कॉस्मोस DB, मल्टीपल, न्यूटॉनिक्स का बेयर मेटल पोर्टल, न्यूटॉनिक्स आप डायरेक्टली क्लाउड पे एक्सेस कर सकते हो। ये सारी सर्विसेज आपकी रिजर्वेशन में आती है। मतलब आप एक बार परचेज करोगे, 1 ईयर के लिए मिनिमम खरीदना पड़ेगा, 3 साल 5 साल अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जा सकते हो। क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी VM जैसे खरीदते हैं तो? ये है स्कोप 1 2 3, 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। मैनेजमेंट ग्रुप, यानी इसको असाइन करना है एक डेडिकेटेड टेनेंट के साथ। सिंगल सब्सक्रिप्शन, सिंगल रिसोर्स ग्रुप। मैनेजमेंट ग्रुप में मल्टीपल हो सकता है। सिंगल सब्सक्रिप्शन, सिंगल रिसोर्स ग्रुप का मतलब है कि अगर आपने इस VM को आज इस सब्सक्रिप्शन में क्रिएट कर दिया, राइट, यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू शेयर दिस रिसोर्स, टू शेयर दिस वर्चुअल मशीन टू अनदर सब्सक्रिप्शन। आप इसको दूसरे सब्सक्रिप्शन के साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। Everyone, please try to understand about the work. अगर आपने सिंगल यूज किया तो ये सिंगल के लिए एप्लीकेबल होगा, बाकी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, आप माइग्रेट नहीं कर पाएंगे सर्विसेज को। प्लस ये है आपका लोकेशन, किस रीजन में आपको तैयार करना है, इट विल गिव अस ऑप्शन वे वी कैन सेलेक्ट। ये है बिलिंग का प्रोसेस जो हमने डिस्कस किया था, आप अपफ्रंट पे जा सकते हो, आप मंथली पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, एंड टर्म वाला ऑप्शन ग्रेड आउट है क्योंकि हमारा जो सब्सक्रिप्शन है ये कह रहा है कि यू हैव टू कन्वर्ट इट टू pay as you go and then proceed to purchase the services. सेम मेथड, सेम प्रोसीजर इस्तेमाल करना होता है रिजर्वेशन की VM को परचेज करने के लिए, जो मेथड आप नॉर्मल वर्चुअल मशीन के साथ क्रिएट करते हैं। ऑल गुड? Any question about reservation, please? तो रिजर्वेशन कुछ वर्चुअल मशीन्स का कर सकते हैं, कुछ का नहीं कर सकते, मतलब ऐसा भी ऑप्शन होता है क्या? हाँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किसी पर्टिकुलर क्लाइंट को कमिट कर रखा है कि यू आर गोइंग टू हैंडल द रिसोर्सेज फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स और उसके लिए मुझे एक वर्चुअल मशीन चाहिए, तो आप उसको रिजर्व करके दे दीजिए। ठीक। टेस्टिंग पर्पज के केस में आप VM तैयार करना चाहते हैं तो आप ऑन डिमांड पे जाइए ना। चलिए अब हम बनाते हैं यहाँ पे VM। सर एक क्वेश्चन, रिजर्वेशन में सपोज से 1 ईयर का VM हम क्रिएट कर दिए, ड्यू टू एनी रीजन दैट VM का कुछ OS
करप्ट हो गया, कुछ हो गया, एंड आई वांट टू डिलीट दैट वीएम, दूसरा वीएम क्रिएट करना है उसी पे पीरियड पे कर सकते हैं? लाइक से फॉर एग्जांपल 1 ईयर का हम ले लिए, 2 ईयर्स 2 मंथ्स यूज किए थे और थर्ड मंथ में कुछ क्रैश हो गया एंड वी आर नॉट एबल टू रिट्रीव दैट वीएम ड्यू टू एनी रीजन। अब नया वीएम ये करके रिमेनिंग 8 मंथ्स हम कंटिन्यू कर सकते हैं वो पीरियड पे? अगर ये प्रॉब्लम माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आपको आपके पास होनी चाहिए, जैसे रिसोर्स आईडी, जैसे टेनेंट आईडी। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करके रखेंगे, कोऑर्डिनेट विद द माइक्रोसॉफ्ट एंड डेफिनेटली यू कैन डू दैट। नहीं, माइक्रोसॉफ्ट थ्रू से प्रॉब्लम नहीं है, हमारे थ्रू प्रॉब्लम है ओएस। हमारी व्हेन आई वाज यूजिंग दैट ओएस, व्हेन आई एम यूजिंग दैट वर्चुअल मशीन, हमारे हाथ से ही खराब हो गया वो इनसाइड। ओके, अगेन मुझे नया वीएम क्रिएट करके मुझे वो टाइम पीरियड जो 1 ईयर का टाइम पीरियड 2 मंथ्स में यूज कर दिया, रिमेनिंग 8 मंथ्स आई वांट टू कंटिन्यू विद द न्यू वर्चुअल मशीन, कैन आई डू दैट वन और नो? यू कैन डू दैट, बट इसके लिए हमें नई वर्चुअल मशीन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो एग्जिस्टिंग ओएस है उसको हम रिमूव करेंगे और नए ओएस को इंस्टॉल कर देंगे, सिंपल। अच्छा, उसी पे? हाँ, ओके। हार्डवेयर हमारा वही रहेगा, हम ओएस चेंज कर देंगे ना, उसमें इमेज चेंज कर देंगे। तो बेसिकली रिजर्वेशन हमारी हार्डवेयर पे लग रही है ना, ओएस पे थोड़ी लग रही है। नहीं, रिजर्व ओएस में भी तो लाइसेंस मिल रहा है, ओएस भी रिजर्व रहता है ना। तो फिर जब हम ओएस चेंज कर रहे हैं तो फिर इशू नहीं होगा? नहीं, आपका हार्डवेयर आईडी वगैरह इन्फॉर्म करेंगे तो आपको उसमें नया ओएस आप असाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी ओएस आपको डालना है। इट विल नॉट इम्पैक्ट। डन। ओके। एक वीएम तैयार करते हैं हम यहाँ पे वर्चुअल मशीन के थ्रू, नॉट विद द हेल्प ऑफ वीएमएसएस, नॉर्मल वर्चुअल मशीन की तरीके से हम क्रिएट करेंगे। और ये ऑन डिमांड है, जितना यूज करोगे 1-1 सेकंड का चार्ज पड़ेगा, इसमें कभी कोई डिस्काउंट एज्योर नहीं देता हमें। आई एम गोइंग टू सेलेक्ट माई रिसोर्स ग्रुप, यूजर नेम हमने प्रोवाइड किया, लोकेशन डिसाइड किया, और यहाँ पे अवेलेबिलिटी सेट, अवेलेबिलिटी जोन और वीएमएसएस 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। अवेलेबिलिटी सेट के बारे में हमने डिस्कस किया था अपने लोड बैलेंसर के टाइम पे। अवेलेबिलिटी जोन की बात कर लेते हैं और वीएमएसएस की बात कर लेते हैं। वीएम को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन मिलते हैं। वी हैव 3 डिफरेंट मेथड टू प्रोटेक्ट आवर वर्चुअल मशीन। ये 3 मेथड जो हमें हमारी वर्चुअल मशीन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, ये हमारे वीएम्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। बिल्कुल इनिशियल लेवल पे ये हमें आना चाहिए कि वर्चुअल मशीन क्रिएट करते समय वर्चुअल मशीन सिक्योरिटी और अवेलेबिलिटी। जब भी हम VM क्रिएट करते हैं, VM कैन गिव अस ऑप्शन, Azure विल प्रोवाइड 3 डिफरेंट ऑप्शन। पहला है अवेलेबिलिटी जोन, दूसरा है अपने पास अवेलेबिलिटी सेट, और तीसरा है अपने पास VMSS। ठीक है, अगर हम इस वर्चुअल मशीन को अवेलेबिलिटी जोन में रखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विल डिसाइड, और ये आपको ऑप्शन देगा जोन 1, जोन 2, जोन 3, ये हमें ऑप्शन प्रोवाइड करेगा। वी आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज द डेस्टिनेशन लोकेशन। यहाँ पे सिर्फ हमें जोन नंबर दिखाई पड़ेंगे, 1 जोन, 2 जोन, 3 जोन। मीन्स अगर आप इस VM को क्रिएट करने के लिए 2 जोन का सिलेक्शन करते हो, इट मीन्स दैट आपकी VM है ईस्ट यूएस में और आप 2 जोन सेलेक्ट कर रहे हैं, तो एक कॉपी ये अपने अकॉर्डिंग में भी है वेस्ट यूएस में क्रिएट करेगा और दूसरी कॉपी आपको में भी सेंट्रल यूएस में क्रिएट करेगा। इसके बारे में एज्योर हमें डिस्क्लोज नहीं करता। एक कॉपी आपकी यहाँ पे रन करेगी, एक कॉपी आपकी यहाँ पे रन करेगी,
ये आपकी मेन कॉपी होगी ईस्ट यूएस लोकेशन में। कॉस्ट डेफिनेटली इसका ज्यादा रहेगा एक नॉर्मल वर्चुअल मशीन से सिंगल लोकेशन में जो रन कर रही है। क्वेश्चन, व्हाई वी नीड टू सेलेक्ट अवेलेबिलिटी जोन? ये काम करता है डीआर का, ये काम करता है डिजास्टर रिकवरी का, और अवेलेबिलिटी जोन, अवेलेबिलिटी सेट काम करता है रेप्लिकेशन का। Availability zone can work as a disaster recovery और availability set काम करता है as a replication. Availability set में हमने डिस्कस किया था, you know very well about it, कि आपका VM है, ये VM आपको दो ऑप्शन प्रोवाइड करेगा इन बैकएंड। फॉल्ट डोमेन और अपडेट डोमेन। फॉल्ट डोमेन में दो डोमेन आपको बाय डिफॉल्ट मिल गया, अपडेट डोमेन में आपको 5 अलग डोमेन मिल गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सारे डोमेन्स एक ही लोकेशन में रहेंगे, जिस लोकेशन में आपने वीएम को क्रिएट किया। एक कॉपी यहाँ पे, एक कॉपी यहाँ पे पैरेलली रन कर रहे हैं। इन केस ये डाउन हो गया या डाउन टाइम चाहिए तो अपडेट डोमेन फिर से इसकी जगह पे चीजों को मैनेज कर देगा। ऑल गुड? ये एक बार सॉरी फिर से बता दीजिए फॉल्ट डोमेन Which और अपडेट। यहाँ पे अगर मैं फॉल्ट अवेलेबिलिटी सेट सेलेक्ट करता हूँ तो ये हमें ऑप्शन दे रहा है कि यू हैव टू क्रिएट इट। अब हमारे टेनेंट को बताओ कि यू आर गोइंग टू प्रोटेक्ट योर वर्चुअल मशीन फ्रॉम अवेलेबिलिटी। अब देखिए ये फॉल्ट डोमेन है, कितने हैं? 2 है, आप इसको 3 कर सकते हैं। ये अपडेट डोमेन 5 है, आप 20 कर सकते हैं। अब ये जो फॉल्ट डोमेन है ये आपके रनिंग होस्ट हैं, जो आपकी मशीन को कंटेन करके रखेंगे, जो आपकी मशीन को कंटेन करके रखेंगे। ये दोनों 24/7 आपकी वीएम इन दोनों पे रन कर रही है। ये डाउन हुआ तब भी आपकी वीएम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर अपडेट डोमेन क्यों रख रहे हैं? क्योंकि अगर ये डाउन हुआ तो इसकी जगह पे फॉल्ट टॉलरेंस को पूरा करने के लिए एक होस्ट यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। ये आपको देता है 99.99% फॉल्ट टॉलरेंस, ये आपको देता है 99.9999% ऑफ फॉल्ट टॉलरेंस। दोनों का पर्पज अलग है, दोनों का पर्पज अलग है कि आपकी वीएम्स किसको किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो क्या मतलब एक एग्जांपल के लिए हम कैसे डिसाइड करेंगे कि फॉल्ट डोमेन और अपडेट डोमेन कितनी रखनी है? जैसे कैन यू प्लीज रिपीट अगेन? मतलब अगर एक रियल लाइफ एग्जांपल सोचे तो एक वीएम के लिए फॉल्ट डोमेन तो समझ आ गया, जैसे मैंने 2 फॉल्ट डोमेन रख दी, तो अपडेट डोमेन मैं कैसे डिसाइड करूंगा कितनी हो सकती है? मतलब कोई लॉजिक होगा इसके पीछे या ये अब मेरे ऊपर ही है? देखो जो माइक्रोसॉफ्ट है ना वो हमें 95.99% का फॉल्ट टॉलरेंस देता है, बिकॉज हर 6 महीने में उसको होस्ट अपडेट करने की जरूरत पड़ती है मैनुअली। ठीक है, तो चांसेस कम रहते हैं कि हमारा सिस्टम डाउन हो मेंटेनेंस के टाइम पे, अब नॉर्मल बिहेव ना करे। उस केस में आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में मिनिमम 10 फॉल्ट डोमेन रख के चलेंगे कि अगर एक साथ 2 या एक साथ 3 या 4 डिफरेंट डोमेन को अपडेट पे माइक्रोसॉफ्ट ने एग्जीक्यूट किया अपडेट के लिए, तो अपने पास इतना इनफ डोमेन होना चाहिए, होस्ट होना चाहिए जो हमारी एग्जिस्टिंग वर्चुअल मशीन को मैनेज कर सके, उसको टेक केयर कर सके। Sorry, these updated domains are nothing but the virtual machines, right? These 5. No, this is not a virtual machine. This is host that is established by Azure in backend. ओके, फॉल्ट डोमेन का 2 है, 2 होस्ट है। डाउन जो है अपडेटेड डोमेन जो आप 5 ड्रॉ किए थे वो इट्स ए virtual machines or like what?
वर्चुअल मशीन देखो होस्ट जैसे ESXi मान लो आप, Yes. ये आप Fault domain ESXi is ESXi. Yes. Fault domain is nothing but नहीं ESXi. अपडेट डोमेन भी ESXi है। हाँ, okay. ये लाइव है, ये स्टैंड बाई पे है, बस इतना गैप है। ये लाइव है, ये स्टैंड बाई में है। इसकी कॉस्ट और इसकी कॉस्ट बहुत डिफरेंट है। इसमें आपको वर्चुअल मशीन का जो है 35% कॉस्ट देना पड़ता है जब आप 2 अपडेट डोमेन लगाते हो, 2 फॉल्ट डोमेन लगाते हो, और इसमें आपको 10% ऑफ VM जो करंट कॉस्ट है उसका पे करना पड़ता है। तो जो आप एक सिनेरियो बता रहे थे कि आइडियली हमें ऐसा करना चाहिए, तो उसमें अपडेट डोमेन 10 रखनी होगी कि फॉल्ट डोमेन आप कह रहे हो 10 रखनी होगी? नहीं, फॉल्ट डोमेन 2 ही रखो, फॉल्ट डोमेन की कॉस्ट फॉल्ट बहुत डोमेन ज्यादा 2, है। हाँ वही एग्जैक्टली, फॉल्ट डोमेन 2 ही होंगी और मैं 10 अपडेट डोमेन रखूंगा कि अगर मेरी मेंटेनेंस चल रही हो तो मैं अपडेट डोमेन वहां उसकी जगह ले ले अगर लाइव वाली VM डाउन जाती एग्जैक्टली। है। ओके। सी देखो, ये चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा वो लग रही है कि एक तो कॉस्ट बहुत ज्यादा है और हम ये सारी सर्विसेज लगा रहे हैं, हमारे लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट लग रही है कि एक 4 GB की मशीन हम परचेज करने जाते हैं तो वो हमें 4000 समथिंग का अमाउंट देता है पर मंथ। तो फील लाइक यार इतना ज्यादा कॉस्टली है, कौन ही जाएगा। आप थिंक करो, आप सोचो कि जो अमेजन या फ्लिपकार्ट की साइट चल रही है, दे डोंट केयर अबाउट द कॉस्ट। उनको मतलब ही नहीं कि कितना कॉस्ट हमें देना पड़ रहा है पर मंथ। उनका सिर्फ एक मोटो है, हमारी साइट 24/7 लाइव होनी चाहिए, दैट्स इट। हमें कोई रिस्क नहीं चाहिए, हमारी साइट डाउन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा पूरा बिजनेस जो है इस साइट के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे बहुत सारी साइट्स और एप्लीकेशन हैं जो एक एक सेकंड का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अब फेसबुक की बात कर लो, अभी तो थोड़ा सा रेवेन्यू कम हो गया। 2010 2012 2013 2014 फेसबुक के ऊपर अगर आप माउस कर्सर भी मूव करते हो तब भी उसका चार्ज करता है। ISP नीड टू पे फॉर दैट। सो ऐसी साइट्स के लिए कस्टमर और क्लाइंट रेडी होगा, कितना भी आप चार्ज ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बट अगर आप चार्ज का कमिटमेंट कर रहे हो कि इतना कॉस्ट अगर आप पे करते हो तो आई एम गोइंग टू टेक केयर योर इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद फिर डाउन टाइम नहीं आना चाहिए। दे नीड टू थिंक इन बोथ वे, एज ए इंजीनियर, एज ए ऑनर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जब हम दोनों पैरेलली चीजें सोचेंगे ना, देन वी आर एबल टू रिकॉग्नाइज कि ओके इस तरीके से एज्योर काम करता है। ऑलराइट प्लीज, इन दोनों को ओके कर दें अभी हम। Okay. यस। VMSS जैसा हमने डिस्कस किया था, VMSS क्या है? क्लस्टर है एक। ये आपके इंफ्रा के लिए ना बल्क में VM तैयार करता है। एक VM से लेकर के 1000 वर्चुअल मशीन को आप सिंगल क्लिक पे क्रिएट करोगे। नॉट ओनली द वर्चुअल मशीन, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये सारी VM ना एक क्लस्टर पे रन करेगी। मतलब क्लस्टर का अपना खुद का फीचर होगा, क्लस्टर की खुद की सेटिंग्स होगी। आप जो क्लस्टर पे चेंजेस करोगे उसका इम्पैक्ट आपके VM पे। ऑलराइट, अभी हम करते हैं आगे प्रोसीड। आई डोंट वांट टू कॉन्फ़िगर एनी काइंड ऑफ अवेलेबिलिटी सेट। जोन में देखो आप यहाँ पे केवल नंबर बताएगा, जोन 1 जोन 2 जोन 3। आई डोंट वांट टू सेट अप अ जोन। ठीक है, ईस्ट यूएस लोकेशन ये है सिक्योरिटी टाइप। अब सिक्योरिटी टाइप में दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे आपको। एक है आपका बेसिक स्टैंडर्ड, दूसरा है ट्रस्टेड, तीसरा है कॉन्फिडेंशियल। अगर आप अपनी वर्चुअल मशीन को बेसिक में जाते हो, it means that you are going to use your virtual machine using old method of BIOS, old method of BIOS in the sense legacy BIOS। अगर आप ट्रस्टेड पे जाते हो तो आपकी वर्चुअल मशीन आपको सिक्योर बूट का ऑप्शन देती है जो कि UEFI BIOS का फीचर है। तीसरा, अगर आप ट्रस्टेड पे जाते हो
तो ये जो वर्चुअल मशीन इस्टेब्लिश होगी, इसमें जो हार्डवेयर यूज करेगा माइक्रोसॉफ्ट बैकएंड में, which is 100% protected from any unethical activity while booting. बूटिंग के केस में कोई भी बंदा, कोई भी हैकर या अटैकर हमारे वीएम पे अटैक नहीं कर सकता। हर एक वर्चुअल मशीन के सेटअप का चार्जेस अलग रहेगा। अगर आप स्टैंडर्ड पे जाते हैं उसका कॉस्ट अलग रहेगा, ट्रस्टेड का कॉस्ट अलग रहेगा, कॉन्फिडेंशियल का कॉस्ट अलग रहेगा। आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद द स्टैंडर्ड। यह है इमेज का पैनल। एक है कॉन्फ़िगर वर्चुअल मशीन जनरेशन वाइज। सी ऑल इमेज पे क्लिक करते हैं हम अभी। जब आप सी ऑल इमेज पे करोगे तो ये आपको मार्केट प्लेस पे ले जाएगा। इन द स्टार्टिंग ऑफ आवर कोड ट्रेनिंग हमने इस मार्केट प्लेस के बारे में बात की थी, बट यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ इमेजेस की बात करने वाले हैं। एक है माई इमेज और एक है शेयर्ड इमेज, एक है कम्युनिटी इमेज। 3 तरीके की इमेज की लिस्ट आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे। माई इमेज का मतलब है माइग्रेशन। अगर आपने कोई ऑन प्रोमाइसिस की वीएम हाइपरवाइजर की हो, सिट्रिक्स की हो, या आपने वीएमडी के फाइल में भी वर्चुअल मशीन बना रखी, ESXi में फाइल वर्चुअल मशीन बना रखी, हर एक केस में, ठीक है। आप अपने ऑन प्रोमाइसिस मशीन की इमेज को P2V करके यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हो, रख सकते हो, पहला। दूसरा, आप जो वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हो, वर्चुअल मशीन जब आप क्रिएट करोगे तो वो ब्लैंक रहेगी। ब्लैंक इन द सेंस ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। कंपनी में सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम नहीं होता। वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश मल्टीपल कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन को एस्टैब्लिश करते हैं। दुनिया भर के सॉफ्टवेयर टूल्स की इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ती है। रिमेंबर, नाउ लेट्स टॉक अबाउट। अब ये जो इमेज है, अगर आप टेम्पलेट क्रिएट करते हो, राइट, इफ यू आर गोइंग टू क्रिएट अ टेम्पलेट, इफ यू आर गोइंग टू क्रिएट अ टेम्पलेट ऑफ योर वर्चुअल मशीन, आप उसको सेव करके रख सकते हो। उसके पहले आपने बहुत सारा टास्क परफॉर्म किया है, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखे हैं, बहुत सारे एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखे हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखे हैं, एंड नाउ यू आर गोइंग टू कन्वर्ट इट टू द टेम्पलेट फ्यूचर के लिए, कि बार बार हमें वो टास्क ना परफॉर्म करना पड़े। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने में टाइम लगता है, कॉन्फ़िगर करने में टाइम लगता है, लॉट्स ऑफ एक्टिविटी। मतलब एक वीएम को सेटअप करने के लिए 1 आवर 1.5 आवर की रिक्वायरमेंट होती है, एंड यू डोंट वांट टू like waste your 1.5 hour with every virtual machine। तो आपने क्या किया, उसका टेम्पलेट बना के रख लिया, और जब भी जरूरत पड़ेगी उस according to the requirement you are going to proceed with that। Then please next, shared image। जब आप टेम्पलेट बनाते हो you can also share your image। आप अपने इमेज को, वर्चुअल मशीन की इमेज को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे, अमेजन एज्योर से अमेजन, या किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म पे। अगर आपको माइग्रेट करनी है अपनी इमेज, यू कैन डू दैट, आप वहां से मूव करा सकते हो। दिस इज कम्युनिटी इमेज। इसमें आपको कम्युनिटी मिलेगी। कम्युनिटी इन द सेंस, आप देखिए यहाँ पे सारे लिनक्स के मिलेंगे आपको, और अगर हम लोड करें तो लिस्ट आएगी, तो सारे विंडोज के अलग। अभी ये लिनक्स का चल रहा है, ओएस टाइप में फिल्टर पे जाओ आप, यहाँ पे विंडोज सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे सारे विंडोज के ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे, जितने भी विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम है।
मैक के लिए रिक्वेस्ट करनी होती है, वी आर नॉट एबल टू फाइंड द मैक, बट यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए उससे रिलेटेड सारे ऑपरेटिंग सिस्टम की लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। हेलो, दिस इज ऑल अबाउट द इमेजेस जो आप इस्तेमाल कर सकते हो वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने के लिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, स्टेप बाय स्टेप चीजों को हम कंप्लीट करेंगे। जैसे जैसे हम वीएम क्रिएट करेंगे, अपनी रिक्वायरमेंट को समझेंगे क्लाइंट की, हम इन पे एक्सप्लोर करते रहेंगे। अभी हम विंडोज सर्वर 2016 थोड़ा सा लाइट वेट है, इस वजह से हम इस पे जा रहे हैं। एंड प्रोसीड विद द कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज द पैनल जहाँ पे आप हार्डवेयर मैनेज करते हो। सी द ऑल साइज, दिस इज कैटेगरी। ये जो आपको B1 बी सीरीज, DC सीरीज, D सीरीज, E सीरीज, F सीरीज वगैरह का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, ऑल आर द कैटेगरी ऑफ आवर वर्चुअल मशीन। ठीक है, इसके लिए सब्सक्रिप्शन और कोटा आपका मैनेज करना पड़ेगा। आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी वर्चुअल मशीन को, कितने रैम की VM चाहिए, हार्डवेयर चाहिए, कौन से कोर का प्रोसेसर चाहिए। अभी ऑल है, बट आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हो कि आई वांटेड टू कस्टमाइज बिटवीन दिस, कि इतने से इतने के बीच में होना चाहिए, या सारी मशीनें हमें 4 GB की दिखनी चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, बी सीरीज के अंदर आप देखिए यहाँ पे B1MS, B1S, B2MS, B2S, B2, नहीं है क्या? B4MS, पता नहीं भाई, अपन मल्टीपल पानी वाले हैं। ऑप्शंस आर अवेलेबल। अरे चल रहा भाई, हो गया। दिस इज द ऑप्शन जहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन को डिसाइड कर सकते हैं। वी आर एबल टू फाइंड B1MS में 1 कोर का प्रोसेसर, 2 GB रैम, 2 डेटा हार्ड डिस्क, ये IOPS है, ये 4 GB का आपको स्टोरेज मिलेगा, विच इज फॉर टेम्परेरी बेसिस, टेम्परेरी डेटा स्टोर। $17 पर मंथ के हिसाब से आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, ये एस्टिमेटेड है। दूसरा है अपने पास IOPS कम है, कॉस्ट इसकी कम हो जाएगी। 8 GB रैम, IOPS ज्यादा है, कॉस्ट भी ज्यादा हो जाएगी। सेम कॉन्फ़िगरेशन, IOPS कम है, इसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो ऐसे करके आपको बहुत सारी सीरीज के अंदर कॉन्फ़िगरेशन पे जा सकते हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि बेस्ट है, ये हमारे लिए परफेक्ट रहेगा। कॉन्फ़िगरेशन जनरेशन भी ठीक है, सॉफ्टवेयर भी हमारे प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो जाएंगे, यू कैन गो विद दैट। तो अभी हम यहाँ पे जाते हैं 4 GB ऑफ रैम और 2 कोर ऑफ प्रोसेसर पे। कॉस्ट इसकी $36 है। सेलेक्ट ये यूजर नेम एंड पासवर्ड जो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, टोटली डिपेंड अपॉन यू।
यहाँ पे NSG जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, विंडोज है तो 3389, लिनक्स है तो 22। नेक्स्ट पे क्लिक किया। वीनेट नहीं है तो एज्योर अपना खुद का वीनेट देगा जिसको हम डिफॉल्ट वीनेट बोलते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल, यहाँ पे RBAC के थ्रू कॉन्फ़िगर करना, बैकअप कॉन्फ़िगर करना, ऑटो शटडाउन लगाना कि अगर आप इसे शेड्यूल कर देते हैं तो उस टाइम पे ये मशीन आपकी टर्न ऑफ हो जाएगी ऑटोमेटिक। यहाँ पे अपने पास गेस्ट OS अपडेट है, अगर आप अपडेट लगाना चाहते हैं ऑटोमेटिक पे, बाय डिफॉल्ट तो रहता ही, हमें वैसे कोई करने की जरूरत नहीं रहती। नेक्स्ट, यू कैन कॉन्फ़िगर द अलर्ट, बट अलर्ट हम सेपरेटली लगाएंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट, रिव्यू एंड क्रिएट। ये हमने वर्चुअल मशीन को एस्टैब्लिश किया। VM के अंदर वैसे तो बहुत सारे फीचर्स रहते हैं, फीचर्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस। ये टैग्स का यूज हम कहाँ पे करते हैं, मतलब अगर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट? टैग का यूज दो तरीके से होता है। टैग का यूज होता है टू आइडेंटिफाई योर वर्चुअल मशीन और एनी रिसोर्सेज। पहला, टैग का इस्तेमाल किया जाता है इन केस ऑफ इफ यू आर गोइंग टू कनेक्ट टू डिफरेंट सर्विसेज टू ईच अदर, तब वहां पर टैगिंग का इस्तेमाल करते हैं। जो सर्विसेज VNet के पार्ट में नहीं काउंट की जाती हैं उनको हम टैग्स के थ्रू कम्युनिकेट कराते हैं। टैग्स तो अपने में टेक्निकली कोई रीजन आप कम्युनिकेट कैसे, मतलब टैग तो बस एक टैगिंग है ना, उसका अपने में कोई टेक्निकल इम्पैक्ट थोड़ी है। नहीं, जैसे हमने अभी लोड बैलेंसर की बात की थी, रिमेम्बर लास्ट टाइम? हाँ जी। लोड बैलेंसर को हमने कैसे एक्सेस किया था, पब्लिक IP एड्रेस के थ्रू या FQDN के थ्रू? वो तो जी। पर शायद सर्विस टैग हो गया ना नॉर्मली, जैसे ये टैग्स का ऑप्शन तो नहीं, हर I'm रिसोर्स गिविंग यू एग्जांपल। वहां पे आपने एक्सेस कैसे किया? विद द हेल्प ऑफ पब्लिक IP, प्राइवेट IP एड्रेस निक कार्ड, या फिर वर्चुअल मशीन के FQDN के नेम्स के थ्रू हमने उसको एक्सेस कराया। अब ऐसे बहुत सारे सर्विसेज होती हैं जिनको आपस में अटैच करना है या कनेक्ट कराना है, तो उसमें हम टैग के थ्रू इस्तेमाल करते हैं। टैगिंग के जरिए दोनों के बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करेंगे। हेलो, and you can also manage tagging for identification, जो मेन इसका यूसेज है आइडेंटिफिकेशन में। अभी हम VM बना रहे हैं, राइट, एंड अनफॉर्चुनेटली हमने टैगिंग नहीं दी, जो मेन टास्क है इसका। VM जब आप क्रिएट करते हो ना, तो VM सिंगल डिवाइस नहीं है, VM के साथ बहुत सारे कंपोनेंट आते हैं। कंपोनेंट में लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। जैसे ये वर्चुअल मशीन है, किस नाम से? वेब के नाम से। अब इस वर्चुअल मशीन के साथ क्या क्या चीजें क्रिएट हुई हैं अपने आप? एक तो ये आपका VNet क्रिएट हुआ है, ये आपका वर्चुअल नेटवर्क तैयार हुआ है, इसके अंदर सबनेट क्रिएट हुआ है, एक निक कार्ड कन्वर्ट क्रिएट हुआ है, एक पब्लिक IP एड्रेस किसके साथ ऐड हुई है, राइट। ये डिटैचेबल है, इनको हम डिटैच कर सकते हैं। इसके साथ हार्ड डिस्क लगी है बहुत सारी, 2 हार्ड डिस्क लगी है, बहुत सारी नहीं, 2 हार्ड डिस्क इसके साथ कनेक्टेड है। अब ये सर्विसेज, मान लीजिए आपके पास 50 मशीन है, वर्चुअल मशीन है, और आपने किसी भी VM को टैगिंग नहीं की, किसी भी वर्चुअल मशीन को टैगिंग नहीं की, वेब 1, वेब 2, वेब 3, वेब 4 ऐसे करके रैंडम नेम दे दिया आपने 50 मशीन के लिए। अब अगर आपने एक वर्चुअल मशीन की हार्ड डिस्क को दूसरे वर्चुअल मशीन के साथ अटैच करना है, या वर्चुअल मशीन डिलीट हो गई, 2-3 वर्चुअल मशीन आपने डिलीट कर दी और आपकी हार्ड डिस्क अवेलेबल है अभी डिलीट होने के बाद भी, जो कि रहता है, यू आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज कि आपकी हार्ड डिस्क किस वर्चुअल मशीन का पार्ट है। जैसे मैं अगर इसी पेज पे, अभी तो अपने पास एक ही वर्चुअल मशीन है, आई एम गोइंग टू ओपन डिवाइसेस सेपरेटली, इन डिवाइसेस को सेपरेटली हम ओपन करने का काम करते हैं। मैं यहाँ पे डिस्क टाइप करता हूँ टू आइडेंटिफाई कितने नंबर ऑफ डिस्क है। ये वर्चुअल मशीन हमारी, ये हार्ड डिस्क हमारे पास लगी है, ठीक है। अब आपको
यहाँ पे हर एक वर्चुअल मशीन के अंदर अगर हमने इसकी टैगिंग की होती तो टैग से ये आइडेंटिफिकेशन हो जाता कि ये हार्ड डिस्क इस वर्चुअल मशीन की है। ऐसे ही नेटवर्क अडेप्टर है, यहाँ पे भी आपको ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। वेरी डिफिकल्ट टू लाइक ओपन निक कार्ड, फिर उसके बाद वेरीफाई करो कौन सा ऑनर है इसका, क्या लोकेशन है, फिर मैनेज करें। और इस केस में अगर वीएम डिलीट हो गई तो उसमें भी ये अटैचमेंट दिखाएगा ही नहीं, ये दिखाएगा अवेलेबल, अटैचमेंट नहीं दिखाएगा, ना पब्लिक आईपी एड्रेस दिखाई पड़ेगी आपको, निक कार्ड अकेला अवेलेबल रहेगा। तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम टैगिंग का इस्तेमाल करते हैं इन आवर डे टू डे एक्टिविटी। ऑल गुड? यस। वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टीज पे हैं, वीएम को कनेक्ट करना, वी नो वेरी वेल अबाउट, आरडीपी 3389 पोर्ट के जरिए और बेस्ट सर्विस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। रीस्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, कैप्चर का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, जो पूरी वर्चुअल मशीन का क्लोन क्रिएट कर देगा, नॉट क्लोन, टेम्पलेट क्रिएट कर देगा। क्लोन मतलब सिंगल कॉपी, टेम्पलेट मतलब उस टेम्पलेट से आप मल्टीपल कॉपीज को क्रिएट कर सकते हैं, दैट यू नो वेरी वेल अबाउट इट। टेम्पलेट का काम क्या होता है कि आपने एक वीएम क्रिएट किया, उसको आपने टेम्पलेट में कन्वर्ट किया और उस टेम्पलेट को सेव करके रख दिया प्राइवेट इमेज में या पब्लिक इमेज में। अब आप उस इमेज का इस्तेमाल करके नंबर ऑफ वीएम्स क्रिएट करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऑल गुड? मीन्स नेक्स्ट। सर उसके वो इमेज बना के रख देगा ये कैप्चर। हाँ इमेज ही है, एक तरीके की इमेज बना के हम रख ले रहे हैं। तो ये इमेज स्नैपशॉट की तरह होगा। बिल्कुल आप बोल सकते हो स्नैपशॉट, बट स्नैपशॉट हार्ड डिस्क का होगा और टेम्पलेट वीएम के लिए टेम्पलेट यूज करेंगे। ऑल गुड? लेट्स प्रोसीड। डिलीट है, ओपन इन मोबाइल है, फीडबैक है, और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है जिसमें हमें देखने को मिल रहा है CLI और PS। CLI और PS का मतलब है पावर सेल और आपका कमांड लाइन इंटरफेस। अगर आप अपने VM को मैनेज करना चाहते हैं CLI के थ्रू या कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू, आप सिंपल सा क्लिक करो, ये आपको हर एक एक्टिविटी का ऑप्शन प्रोवाइड करेगा। VM स्टॉप करना है, यू जस्ट नीड टू ओपन, ये आपकी कमांड है, आपको सिर्फ रन करना है। दिस इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अगर आप इसको कॉपी करते हो और आप CLI पे कमांड एग्जीक्यूट करोगे तो ये रन कर जाएगा, आपकी वर्चुअल मशीन जो है स्टॉप हो जाएगी। अभी रनिंग है, वी आर एबल टू सी कि वर्चुअल मशीन हमारी रन कर रही है। दिस इज रनिंग कंडीशन। आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन दिस पेज और इसको रन कर देते हैं। ठीक है, ये आपका स्टॉप हो गया एज इट इज। यहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट है, आप जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हैं यू कैन डू दैट। ठीक है ना? इनिशियली जब आप ऑटोमेशन का टास्क परफॉर्म करते हो या कमांड लाइन या पावर सेल के थ्रू जाते हो ना, तो विच इज रियली डिफिकल्ट कि अपने हिसाब से कमांड को एग्जीक्यूट करना, तो यहाँ से सारे कमांड्स को आप कॉपी करके रख सकते हो और स्टेप बाय स्टेप करके। हमें केवल एक्सटेंशन याद रखना है। एक्सटेंशन में क्या है?
पहली कमांड हो गई, रिसोर्स ग्रुप हो गया, उसके उस रिसोर्स ग्रुप का नेम हो गया, कंप्यूटर नेम हो गया, वर्चुअल मशीन नेम हो गया, सब्सक्रिप्शन की आईडी हो गई। यू कैन परफॉर्म ऑल दैट टास्क। आपको स्टार्ट करना है, यू कैन ऑल्सो एग्जीक्यूट द कमांड ऑफ स्टार्ट। रन पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, अगली कमांड एग्जीक्यूट हो गई। ये हमें ग्राफ में दिख रहा है कि ये स्टेप हो रहा है। अगर आपको याद है तो ये पूरी कमांड आपको मैनुअली टाइप करनी पड़ेगी, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। दैट्स वाई माइक्रोसॉफ्ट ने ये नए ऑप्शन, नए फीचर्स को ऐड किया है ताकि आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सको। स्टॉप कंडीशन दिखाई पड़ रही है, रिफ्रेश करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा और वर्चुअल मशीन हमारी रन कर जाएगी। चलिए, वर्चुअल मशीन हमारी लॉगिन हो गई। पावर सेल भी यहीं से एक्सेस होता है, पावर सेल के थ्रू भी हम अपनी वर्चुअल मशीन को मैनेज करा सकते हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शन है। अगर आप बैस पे हो तो CLI है, और अगर आप पावर सेल पे गए तो ये आपका पावर सेल कंसीडर किया जाएगा। फाइन एवरीवन, so this is the way that you can इसको use। हम मोबाइल में भी लॉगिन कर सकते हैं क्या सर, इस VM को आप ओपन इसको मोबाइल के मोबाइल, थ्रू? एग्जैक्टली आप इसको मोबाइल पे भी लॉगिन करा सकते हैं। वेरी बेसिक स्टेप रिक्वायर्ड, ओपन इन मोबाइल। आप इस कोड को स्कैन करो, ये आपको एक एप्लीकेशन दे देगा। ठीक है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। यू कैन डाउनलोड इसके लिए फॉर कुछ योर, सॉफ्टवेयर में जो है तो स्कैन करके ये और है उसके ना थ्रू हम आपका लॉगिन कर लेंगे। ऐप स्टोर है, और ये है अच्छा, क्या कहते हैं, ये इंस्टॉल करना पड़ेगा गूगल प्ले से। गूगल प्ले पे। तो ये दोनों एप्लीकेशन के ओके। जरिए आप ओपन करेंगे तो इमीडिएटली ये डाउनलोड हो जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आपकी जो VM है वो आपके मोबाइल फोन पे भी एक्सेस हो जाएगी। तो ये जो CLI और पावर शेल वाला ऑप्शन अभी मुझे VM के ओवरव्यू में दिख रहा है, ये VM के लिए स्पेसिफिक है, राइट? अभी जो पैनल है ना, ये तो VM के लिए है, बट पावर सेल और CLI जो है ये आपके पोर्टल पे दिखने वाले हर एक सर्विसेज के लिए, स्टोरेज के लिए है, वर्चुअल मशीन के लिए है, डेटाबेस के लिए है, एप्लीकेशन सर्विसेज के लिए। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं इस पावर सेल के जरिए। ऑल गुड, यस। ठीक है। सो नेक्स्ट अगले पॉइंट पे चलते हैं। ये हो गया अपने पास ऑप्शन। सबसे लास्ट में हम ये कैप्चर का ऑप्शन करेंगे, क्योंकि अभी हमने कोई एप्लीकेशन वगैरह इस पे इंस्टॉल नहीं किया। So we have to make some changes with virtual machine and then we can proceed for that. दूसरा, बेसिक इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे कई सारी इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगी, जिसमें आपका रिसोर्स ग्रुप, स्टेटस, लोकेशन, रिसोर्स, सब्सक्रिप्शन टाइप, सब्सक्रिप्शन आईडी, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कॉन्फ़िगरेशन, पब्लिक IP एड्रेस, डिफॉल्ट VNet जो बाय डिफॉल्ट बना है क्योंकि हमने इसमें VNet नहीं क्रिएट किया था। वी आर एबल टू फाइंड द नेम ऑफ DNS। यहाँ पे DNS कॉन्फ़िगर नहीं है, यू कैन कॉन्फ़िगर इट एज पर द रिक्वायरमेंट।
हेलो, दिस इज द बेसिक इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी जो टोटली रिलेटेड है वर्चुअल मशीन से रिलेटेड। हम कैसे स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी, क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं वो देख लेते हैं पहले। कनेक्शन में आपको 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे। सर ये वो जो उसमें एक ऑप्शन ये होता है जेसन सॉरी व्यू में क्या हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो है आई एम नॉट एबल टू हियर यू प्रॉपर्ली, एक बार जेसन व्यू, जेसन व्यू जो दिया हुआ है यहाँ पे, हाँ, इसमें क्या रहता है सर? उसमें भी कोडिंग रहता है क्या? इसमें आपका कोड रहता है, अवेलेबल रहता है, जिसके थ्रू आप अपनी वर्चुअल मशीन को के कोड पे, जो वर्चुअल मशीन क्रिएट हुई है उसमें क्या क्या कोड इस्तेमाल किया गया है उसकी डिटेल्स आ जाएगी। आप इसको सेव करके रख सकते हो, इसमें एडिटिंग कर सकते हो, और ये ARM टेम्पलेट की तरीके से इस्तेमाल हो जाएगा। इसमें सारी डिटेल है, कुछ चेंजेस करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो और सेपरेटली जाकर के इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसका हम लोग यूज क्या है, किस लिए करते हैं? मतलब कि अगर कोडिंग के थ्रू अगर हमको एग्जीक्यूट करना है तो इसको हम नहीं यूज कर नहीं सकते हैं क्या? नहीं नहीं, देखो, वर्चुअल मशीन जब हमारा एज्योर पे अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है ना, तो हम GUI को अवॉइड करते हैं थोड़ा सा, कि GUI पे टाइम ज्यादा लगेगा, यहाँ जाना वहां जाना, इस पे क्लिक करना उस पे क्लिक करना। सो हम कोशिश करते हैं कि बहुत सारे टेम्पलेट को इकट्ठा करके रख लें। ठीक है, टेम्पलेट इकट्ठा करके रख लेंगे और उसको हम केवल रन कर देंगे ARM टेम्पलेट में जाकर के। जैसे ही आप ARM टेम्पलेट पे इसको एग्जीक्यूट करोगे, आपकी वर्चुअल मशीन बनके रेडी हो जाएगी। अब जैसे इसका वेब है, ठीक है, ये कंप्यूटर नेम है, वेब इसका हमारा वर्चुअल मशीन नेम। वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म एनी टास्क यहाँ पे, आई डोंट थिंक कि एडिटिंग होगा, ठीक है ना, कैन नॉट एडिट, रीड ओनली है, क्योंकि वर्चुअल मशीन आपकी रन कर रही है। बट अगर हम इसके ARM टेम्पलेट को कॉपी करते हैं, यहाँ से पूरा कॉपी कर लेते हैं, और आई एम जस्ट गोइंग टू पेस्ट, ठीक है, इसको हम अपने नोट पैड में रख लेते हैं फॉर फ्यूचर। ओके, जैसे दूसरा क्रिएट करना हो तो सिर्फ इसमें नाम चेंज कर देंगे वेब 2, और उसके बाद जो जो कॉन्फ़िगरेशन उसमें हाँ चेंज जी, करके फिर हम रन बाकी करा देंगे। कॉन्फ़िगरेशन हम सेम, जो कॉन्फ्लिक्ट होने वाली चीजें हैं ना, उसका नाम बदल देंगे, डेमो वेब रख 2 दिया के हमने नाम मशीन का नाम, है ना। बाकी सारी जैसे सेटिंग जहाँ जहाँ पे है कंप्यूटर नेम, इसको भी रिप्लेस कर देते हैं हम। यूजर आईडी पासवर्ड भी तो इसमें आएगा ना? एंड नाउ कॉपी इट, इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, पोर्टल पे बैक आ जाते हैं, ARM टेम्पलेट पे जाते हैं, कस्टम टेम्पलेट पे जाते हैं, यहाँ पे ओपन कर लेते हैं पेज को, ठीक है, क्विक स्टार्ट टेम्पलेट, ये आपके बिल्ट इन फीचर है। बिल्ड योर ऑन टेम्पलेट, यहाँ पे हम इसको करते हैं डिलीट, और ये हम एस्टैब्लिश कर देते हैं, ठीक है, हमने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया। अब इस टेम्पलेट को सेव कर लो, सर पहले वाला डिलीट नहीं हुआ क्या?
नहीं, स्टार्टिंग की चीजें रहेंगी. वी जस्ट नीड टू प्रोसीड विद 177. एक कर्ली ब्रेस मिसिंग है, वो रेड मार्क आ रहा है ना 7 पे. 177 पे जाकर देखना पड़ेगा. We can go with another way. We'll check it. Like we need to edit it और एक अपना खुद का टेम्पलेट establish करके फिर हम इसमें एडिटिंग करेंगे. बट हर एक सर्विस जो भी आप Azure पोर्टल पे क्रिएट करते हो उसका JSON टेम्पलेट आपको मिल जाता है. आप इसको कॉपी करके रख सकते हैं एंड वी कैन एग्जीक्यूट यूजिंग ARM. ठीक ओके. है. That we are going to discuss. ठीक है ना. एंड यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं. 2 ऑप्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तीसरा ऑप्शन हमें दिखाई पड़ रहा है विच इज रिलेटेड टू द विंडोज एडमिन सेंटर. लेकिन ये फीचर सिर्फ और सिर्फ सर्वर के लिए है और इसका यूज तभी है जब आपके पास ADDS का सिस्टम है. जब आप इस पे क्लिक करते हो तो ये आपको मशीन को लॉग इन किए बिना, यू डोंट नीड टू लॉग इन योर वर्चुअल मशीन. आप इस छोटे से एक्सटेंशन को इंस्टॉल करो अपने ब्राउजर पे. थोड़ा सा इंतजार करते हैं, नॉट ब्राउजर, पोर्टल पे. और आपको VM लॉगिन करने की जरूरत भी नहीं है. आपको बहुत सारी सेटिंग्स आपको यहीं पे मिल जाएगी. ये कब होता है? जब आपने फॉर एग्जांपल यू आर द ऑनर ऑफ पोर्टल और मैं आपका क्लाइंट हूँ. आपने मेरे को एक वर्चुअल मशीन का RDP एक्सेस करने को दिया है. आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म वन टास्क. ADDS मुझसे इंस्टॉल नहीं हो रहा है, ADDS में एरर आ रहा है. तो आप बैकएंड से ही बिना वर्चुअल मशीन का RDP लिए हुए आप हमारे लिए ADDS इंस्टॉलिश कर सकते हैं. थोड़ा सा इंतजार करते हैं, सर्वर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है.
In this case, the VM should be part of the domain, right? Then only आप Windows Admin Center access कर सकते हैं. नहीं 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 नहीं, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपके इसमें ADDS इंस्टॉल हो. And सर्वर this VM OS should होना this सर्वर VM होना should be चाहिए. part of the this virtual machine should be part of the domain. No? वर्चुअल मशीन मस्ट बी कंटेन द सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम. ये क्लाइंट में नहीं मिलेगा आपको, विंडोज 10 में नहीं मिलेगा, विंडोज 7 में ये फीचर नहीं मिलेगा. ये सिर्फ सर्वर के लिए है. 2016, 2019, 2022, 2025 सभी के लिए. Okay. It will take time, but this is really important feature for everyone. Like we should know about कि without login हम कैसे अपनी मशीन को एक्सेस करके उसमें मेंटेनेंस कर सकते हैं. बिल सर हमारे VM में अगर सर्वर इंस्टॉल हो उसके लिए ये फीचर है क्या? करेक्ट, ओनली फॉर द विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम. लिनक्स क्लाइंट मशीन के लिए एप्लीकेबल नहीं है. तो इसको हम उससे लॉगिन करेंगे सर्वर मशीन को अपने विंडोज एडमिन सेंटर से. राइट. आपको इसमें विंडोज एडमिन सेंटर के सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे. जो भी ऑप्शंस आपके विंडोज एडमिन सेंटर के हैं, you are able to find all the options.
एक बैकएंड में एक्सटेंशन इंस्टॉल होता है और उसके बाद इट इज लाइव नाउ। वेट करते हैं एंड देन विल कनेक्ट विद दिस पब्लिक आईपी एड्रेस। यहीं पे हम कनेक्ट कर देंगे। ओके सॉरी। सो एक छोटी सी परमिशन इसको देनी पड़ेगी। यू मस्ट बी द पार्ट ऑफ विंडोज सर्वर, विंडोज एडमिन सेंटर लॉग ऑन। आपको आईएम में जाना है और जिस यूजर से आपने लॉगिन किया है पोर्टल को, रोल असाइनमेंट में जाना है। ये रोल ऑथराइज कर दो। रोल असाइनमेंट के बाद एक बार फिर से ट्राई करते हैं इसको एडमिन सेंटर से जाकर के एंड ट्राई टू कनेक्ट। मेक श्योर कि ब्राउजर आपका ब्लॉक ना कर रहा हो।
one more port that we need to configure in our network security group, which is 6516. You just need to open the network security group and add it. वर्चुअल मशीन में चलते हैं, VM के नेटवर्क पे चलते हैं, नेटवर्क सेटिंग पे जाकर के 6515 को हम ऐड करा देते हैं। यहाँ पे RDP ऑलरेडी एडेड है। क्रिएट इनबाउंड रूल, कस्टम पे जाते हैं 6515, मेक इट अलाउड। Sorry, the logical port number is 6516, not 15. कुछ प्रीरिक्विजिट्स जो है हमें लाइक मैनेज करना पड़ेगा, एंड डेफिनेटली वी आर एबल टू गेट द एक्सेस ऑफ आवर, जैसे आर बैक की सर्विस प्लस 36516 का लॉजिकल पोर्ट नंबर ये ऐड करना पड़ेगा, एंड नाउ यू कैन मैनेज लॉट्स ऑफ थिंग। वीएम का आरडीपी नहीं हमने एक्सेस किया,
बट फिर भी आप इसमें कई सारी चीजें, ये कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज है, वीएम जिसके पास है उसके पास रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बैकएंड से चीजें, आप यहाँ से पावर सेल जो भी स्क्रिप्ट आप रन करेंगे वो आपकी वर्चुअल मशीन के लिए एप्लीकेबल होगी। यू कैन एग्जीक्यूट एनी काइंड ऑफ like a command with the help of our web. So why this admin center connecting to the public IP address? Locally connect करना ब्राउजर है पे ना? एक्सेस कर रहे हैं, ब्राउजर पे सेपरेट पेज पे जा रहा है ना ये। आप इसको शेयर कर सकते हो किसी के भी साथ, क्या? आप किसी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे पोर्टल का एक्सेस आपको है, अब मुझे एडमिन सेंटर पे कुछ टास्क परफॉर्म करना है, तो इतना एक्सेस किसी को भी एक्सेस हो सकता है। एंड क्या क्या है, हाँ, रोल्स एंड फीचर्स। यू कैन मैनेज द रोल्स एंड फीचर। एडीडीएस इंस्टॉल करना है, आईएएस इंस्टॉल करना है, क्लाइंट हमारा कहीं स्टक हो रहा है, तो आप यहाँ से कोई भी रोल, एडीडीएस हो गया, आप इंस्टॉल कर सकते हो। अब डीएससीपी इंस्टॉल करना है, यू कैन आल्सो इंस्टॉल डीएससीपी सर्वर, टोटली डिपेंड अपॉन यू। Instead of All public IP address, can we connect through the local IP address? प्राइवेट आईपी एड्रेस, उसके Yeah, लिए private आपको IP address. Yeah. वीपीएन या नेट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। वीपीएन या नेट, दो में से किसी एक सर्विस को आप इन्वॉल्व करना पड़ेगा आपको। ऑल राइट प्लीज। ये हमारे पास वर्चुअल मशीन्स की डिटेल हुई। आई शेयर यू द रिकॉर्डिंग, जो भी हमारी क्लास हुई थी कल और उसके पहले। आई सेंड यू द डिटेल ऑफ ऑल द रिकॉर्डिंग्स। बीपीएन की एक रिकॉर्डिंग हम अपलोड कर रहे हैं, उसमें मेंशन कर देंगे विच इज फॉर अनदर बैच, बट आपको आइडिया लग जाएगा वीपीएन कैसे काम करते हैं। नेक्स्ट वीक हम कंप्यूटर सर्विसेज को फाइनल करेंगे और संडे को हम अपने लास्ट मॉड्यूल को डिस्कस करेंगे। ऑल गुड प्लीज। Okay. Thank you so much Okay. everyone. I'll share you the recording. Hello. Take care. Last week Hello, वाला sir. भी सर रिकॉर्डिंग Yeah. हेलो सर, ये कंडीशनल एक्सेस क्या होते हैं? कंडीशनल एक्सेस कंप्लायंस पॉलिसी होती है जो माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल पे लगा करके, एजूर के पोर्टल पे भी लगा करके किसी भी यूजर को किसी लोकेशन का ब्लॉक कर सकते हो, ट्रस्टेड एमएफए कॉन्फ़िगर कर सकते हो। बहुत सारी चीजें रहती हैं, बहुत सारी पॉलिसीज रहती हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी पॉलिसी लगाना चाहते हैं। So, वो ये चीज मिलेगी कहाँ हमें पोर्टल पर? इंट्रा आईडी, ओके। एजूर आईडी के केस में जब आप सर्च करेंगे ना, तो एजूर आईडी में आपको कंडीशनल एक्सेस और कंप्लायंस पॉलिसी दोनों मिल जाएगा। दिस इज द पैनल। ये है अच्छा आपका सर, मेरा वो ट्रायल बटन खत्म हो गया है, लेकिन हमारी सर्विस एक्टिव बता रहा है। मैंने सब्सक्रिप्शन को डिसेबल कर दिया है, तो हम ऐसे उस ही पर होता है। परफॉर्म कर सकते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, वो दिखाएगा ना कि आपका जो कैसे अकाउंट करेंगे है अगर? नहीं, आपको उसको पे एज यू हाँ, वो गो में मत कन्वर्ट डिसेबल करना। पे एज यू गो में मत कन्वर्ट करना, अदरवाइज वो चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। वो एक्टिव बता रहा है, हमारी सर्विसेज को एक्टिव शो करेगा क्या वो? नहीं, वो कुछ दिन बाद बंद कर देंगे अपने आप। और वो मैंने तो उसको सब्सक्रिप्शन तो मैंने डिसेबल कर दिया है। अच्छा, उसको अब यूज नहीं कर सकते, दोबारा अगर नहीं, करना हो तो फिर कोई मुझे कोई नया कुछ ट्रायल करना हाँ होगा। हाँ, फिर आप फिर से फ्री ट्रायल सारी इन्फॉर्मेशन चेंज करके नया फ्री ट्रायल बनाओ। ओके 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 ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके ब्रदर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।